जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। 14 मई से 14 जून लॉकडाउन वाले भारत के अंदर 258% अमवात में इजाफा हुआ। ये नाकाम पॉलिसी है, ये तमाम दुनिया के अंदर नाकाम हो गई। अमेरिका जहां पे एक दिन में 3-3 हजार केस हो रहे थे और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, वहां पे 42 स्टेट्स ने पाबंदियां खत्म कर दी। वो नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन इनके पसंदीदा नरेंद्र मोदी के भारत में क्या हुआ, मेरे अल्फाज ना सुनिए। प्रणब प्रधान नाम है, बर्कले के अंदर ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा, बाय इम्पोजिंग वन ऑफ द हार्शेस्ट कोविड लॉकडाउन्स, दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन लगाने की वजह से मूडी हैज इन्फ्लिक्टेड अनप्रेसिडेंटेड डैमेज ऑन इंडियाज इकोनॉमी ऑन द पुअर। मोदी ने इंडिया की मईशत पे कारी जरब लगाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और खास तौर पे इंडिया के गरीबों के ऊपर। कुछ आदादो शुमार के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रणब प्रधान कह रहे हैं, 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन गया। 12 करोड़ लोग। नतीजा क्या निकला, आधी आबादी, प्रधान साहब के मुताबिक, बर्कले के इकोनॉमिस्ट हैं, आधी आबादी यानी 65 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और उनमें से वो कह रहे हैं विद मेनी अप्रोचिंग स्टारवेशन लेवल्स, यानी भूख इतनी कि मौत का सामना है उनको। ये है वो स्ट्रेटेजी जो ये चाहते थे कि हम फॉलो करें। हमने क्या किया बेबी, मैं आगे जाके इसको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा कि वापस खड़े हो के कोई ना कोई तो अपोजिशन का लीडर पाकिस्तान के सफेद पोश और पाकिस्तान की गरीब की आंखों में आंखें डाल के बताए कि हम तो अमीर हैं, हम तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोजगार मिलने के लिए बाहर जाना पड़े या ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने घर में कैद कर देना चाहिए। बजट के ऊपर बात करते हैं जी। बजट पे ख्वाजा साहब ने कहा कि एक चीज से आपको पता चल जाएगा कि मईशत के अंदर क्या हुआ और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी, और वो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के नंबर देख लें। हमाद अजहर साहब यहां बैठे हुए हैं, ये भी रेवेन्यू के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं सर। जिस वक्त, और इन्होंने क्या कहा, याद करें इन्होंने क्या कहा, 5 साल में 40 से 50% इजाफा किया रेवेन्यू में। ये ख्वाजा साहब ने हमें बताया, ख्वाजा साहब बता रहे हैं, जरूर यकीनन ठीक बता रहे होंगे सर। यहां पर फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो, लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था। फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। कोरोना ने क्या किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, उधर तो उस पर तो आप आदादो शुमार आप मानेंगे नहीं। आज की रिपोर्ट पढ़ लें, अप्रैल के महीने में बरतानिया की मईशत 20% कम छोटी हुई है। तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। बरतानिया जैसा सैकड़ों साल पुराना मुल्क, आज तक तारीख में कभी एक महीने के अंदर 20% मईशत उनकी छोटी नहीं हुई। अमेरिका 4 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार से हाथ धो बैठे। बरतानिया की मैं पहले कहानी सुना चुका हूं। तो ये अब जो आदादो शुमार देख रहे हैं, ये वो हैं जो कोरोना के बाद के हैं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ की जो अवाम में मकबूलियत है वो बिल्कुल खत्म हो गई, और इनके सपोर्टर जो हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं ये भी जो है ना, ये भी अब डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे। यही वो लोग हैं जिन्होंने 1996 से बोलना शुरू किया, ये क्रिकेटर है इमरान खान, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। 2002 में एक सीट थी, मुझे याद है मैं 2012 में, आज से 8 साल 8.5 साल पहले स्पीकर साहब मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो लोगों ने मुझे कहा तुमने असगर खान की पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो असगर खान नहीं, मैंने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा इसका भी अशर वही होना, ये तकरीरें करता रहेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। वो हुकूमत इतनी कामयाबी से चलाई कि वो सूबा जिसमें आज तक कोई, वो पूछ रहे थे अपनी कारकर्दगी बताओ, जरा अपनी कारकर्दगी बताते हैं। 5 साल हम यही सुनते रहे, खत्म हो गए, डूब गए, परवेज खटक नाकाम हो गया। अभी अंदर बैठे थे इधर, कितने परवेज खटक चले गए, परवेज खटक नाकाम हो गया। ये तो सीट वापस नहीं मिलेगी। वो सूबा जिसमें दोबारा कभी हुकूमत दोबारा नहीं बनी थी,
2/3 अक्सरियत से वापस इलेक्ट होके आए। और मुझे, अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर होता तो मैं तो आज ख्वाजा साहब की तकरीर सुन के डर जाता, क्योंकि ख्वाजा साहब की तारीख ये रही कि ख्वाजा साहब ने एक दिन तकरीर की, ये 2013 के इलेक्शन से पहले। सर जी हौसला पैदा करें, हमने बड़ी 1 घंटे बड़ी बातें सुनी है, हमारे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, आराम से गौर से सुने, हर एक को मौका मिलेगा और तमुल से। ख्वाजा ख्वाजा साहब आसिफ साहब ने भी तकरीर की है, किसी ने नहीं कोई दरमियान में इंटरप्ट किया। आपसे भी मेरी तमाम से गुजारिश है कि जो भी चाहे अपोजिशन से चाहे हुकूमती बेंचों से कोई भी स्पीच करे आप तमुल से सुने। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून की ना बात करूं, थोड़ा मैं पीपल्स पार्टी की भी तारीख याद दिला दूंगा। ख्वाजा साहब ने तकरीर की जी, उन्होंने कहा ये शौकत खानम पे इल्जामात लगा दिए कि शौकत खानम के अंदर जो फाइनेंशियल जो है वो इंटेग्रिटी नहीं है, वहां पे अवाम का माल। जो हमला किया ख्वाजा साहब ने, उसका नतीजा ये निकला, उसके चंद दिन के बाद रमजान था, रमजान में सबसे ज्यादा पैसा आता है। शौकत खानम की तारीख में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा उस साल दिया। फिर उसके बाद इसी हॉल में इस कुर्सी पे खड़े होके मियां साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियां साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तरीके साहब की कह रहे मकबूलियत खत्म हो गई है, मुझे डर ये कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। फिर ख्वाजा साहब ने एक बड़ा जायज सवाल पूछा जी, ये सवाल इनका बिल्कुल जायज था। इन्होंने कहा यार ये बताओ, कोरोना तो बाद में आया, मईशत तो उससे पहले तबाह हो चुकी थी। मैं रिपीट करता हूं, अल्फाज दोहराता हूं, उनका एक चीज ऐसी नहीं थी, एक चीज ऐसी नहीं थी जिससे पता चले कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जनाब पहली चीज रेवेन्यू, मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज में बेहतरी नहीं। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नजर नहीं आया। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई, बल्कि जो 163 164 पे पहुंच गया था वहां से वापस 154 155 में आ गया, लेकिन एक चीज की बेहतरी नहीं नजर आई। एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद हुकूमत कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी। 5 साल में वो एक्सपोर्ट सालाना बुनियाद के ऊपर 4.5% इजाफा हो रहा था, और जो लेटेस्ट महीना आया था उसमें पहली दफा 6 साल में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 11% इजाफा हो रहा था। जो इंपोर्ट थी, जो बाहर से आता है इधर माल, उसमें कमी हो रही थी। ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट जो मजमूई खसारा होता है बैरूनी, उसमें 73% बेहतरी नजर आ रही थी, लेकिन ख्वाजा साहब तक खबर नहीं पहुंची। वो एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है, 2/3 पाकिस्तान का उससे रिश्ता है। 2.8% इजाफा हुआ इस साल, पिछले साल 0.6% हुआ था। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अभी और लंबी फहरिस्त है, मैं और बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो कोरोना से पहले मईशत के इस्तेकाम की गवाही दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं इसका बड़ा टेक्निकल किस्म का जवाब दूं, फिर मैंने कहा छोड़ें जी, क्या टेक्निकल बातों में क्या जाना। मैं सिर्फ आसान सा मुस्लिम लीग नून की जो मईशत थी उसका जो नजरियाती जो असास था वो मैं आपको बता दूं, और वो जो है मिर्जा गालिब के पास से आया था जी। मिर्जा गालिब कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हां रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कर्जे ले लेके मईशत को उधर ला के खड़ा कर दिया कि अभी हुकूमत नहीं बदली थी, अभी हुकूमत नहीं बदली थी। इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई, मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। उन्होंने जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर
दिसंबर से जुलाई 22 रुपया गिर चुका था सिर्फ 7 महीने के अंदर। उसके बाद से तो रुपए की कदर में इस्तेकाम आया है शुरू में गिरने के बाद। फिर जनाब पीएसडीपी की बात की गई, चले वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी में बता देता हूं। किसी ने गलत नंबर दे दिया, काजी साहब को 750 अरब नहीं था, 661 अरब रुपए था पिछले साल। मैं इस साल अभी आता हूं, मैं आखिर आपको असल तो मैं बात इस साल के तरक्याती मंसूबों की बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जवाब दे जाऊं। कौन बाहर से पैसा लेकर आया, बड़ा जबरदस्त सवाल है सर, और मैं इंडोर्स करता हूं ख्वाजा साहब की डिमांड को। बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के सामने तमाम हकायक आने चाहिए। 2014-2015 में आपको शायद याद हो, 2014 या 15 के अंदर डॉलर बॉन्ड किए गए थे, बाबर वान साहब को याद है। 5 साल अवाम पूछती रही, यार ये बता दो खुदा का वास्ता ये डॉलर बॉन्ड खरीदे किसने। 5 साल जवाब नहीं आया। बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं, वो भी फेरिस्त लेके आ जाए जिन्होंने इस वक्त लिए, उनकी भी फेरिस्त लेकर आ जाते, दोनों की फेरिस्त सामने रख लेते। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ईसीएल पे डाल दें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनान ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर, जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो वैसे फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या। फिर एक और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जमीन से रिश्ता, और मैं इनका शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया उनमें मेरी भी बात की कि जिनका जमीन से रिश्ता है, ख्वाजा साहब का भी जमीन से रिश्ता है, और वाकई में ये बड़ी अहम चीज होती है। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए इनके साथ, इनके लिए भी है, और मेरे जो दाएं बैठे हुए उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। बहुत जरूरी, जमीन से रिश्ता बड़ा जरूरी है। दोहरा इंसाफ की बात की गई, दोहरे इंसाफ की बात की गई। वाकई में यह सवाल बड़ा वैलिड है। अगर दोहरा इंसाफ है तो बड़ा जुल्म है, तो नहीं होना चाहिए। अगर वही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बुलाता है और उससे बोलता है कि यार तुम पब्लिक ऑफिस होल्डर तो कभी जिंदगी में नहीं रहे हो, ना तुम्हारी कोई बड़ी कंपनी है, ना तुम्हारे पास कोई बड़े बड़े अकाउंटेंट्स थे, लेकिन 8 महीने उससे सवाल पूछता रहता है, अच्छा ये बताओ जो तुम पैसा बाहर से पाकिस्तान लेके आए थे, पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके गए थे, जो तुम बाहर से पाकिस्तान पैसा लेके आए थे वो कैसे लाए थे, किस अकाउंट से आया था। अच्छा तुम्हारे पास फ्लैट था, कब खरीदा था, 1973 में, 1983 में खरीदा था, 1983 में कैसे खरीदा था, उसकी रसीदें ला के दो, अपने टैक्स रिटर्न बताओ। उस आदमी ने 8 महीने जवाब देता रहा। 8 महीने जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है। आप यहां पे इस कुर्सी पे खड़े होते हैं और कहते हैं हुजूर ये हैं वो जराए, और जब पहुंचते हैं आप सुप्रीम कोर्ट तो आप बोलते हैं वो तो ऐसी खाली कागज से मैंने दे दिया। आप सीरियस क्यों लेते हैं? आप वहां कतरी खत लहराने शुरू कर देते हैं। आपसे 1.5 साल पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, मुझे आखिरी दिन याद है एक जज साहब का, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भाई जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर है वो उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, लेकिन उनकी ये दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का, लेकिन वो बात मुझे अभी तक, उन्होंने आखिरी दिन पूछा कि हम आपसे महीनों से एक सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब, आपका क्लाइंट हमें एक कागज तो दिखा दे जिससे आपका केस प्रूव होता है। एक कागज नहीं दे सके। सर ये दोहरा मेयार नहीं है, ये एक ही मेयार है। जो सच की बात करता है, जो सवाल का जवाब सीधा देता है, उसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कहता है, और जो राय फरार इख्तियार करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर गॉडफादर से तशबीह देता है। दोहरे मेयार की बात नहीं है, ये एक ही मेयार है। नैब बड़े लंबी फहरिस्त सुनाई गई, जाहिर है कोई खुशी की बात नहीं है। अगर कोई भी ऑनरेबल मेंबर यहां का नैब की जद में आता है, जेल में जाता है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में बुल्ले शाह ने कहा था दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये कोई खुशी की बात नहीं है।
लेकिन सर मेरे दो मासूमाना सवाल है, वसीम बदामी से चुराया हुआ जुमला, मासूमाना मेरे दो सवाल है। क्या नैब का कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है, क्या इस कानून को बनाने में तहरीके इंसाफ का कोई हिस्सा था, या ये तमाम कानून जो बना हुआ है ये इस तरफ बैठे हुए लोगों का बनाया हुआ है? दूसरा मासूमाना सवाल, जो नैब के इदारे को चला रहे हैं, क्या वो इमरान खान का अपॉइंटी है? क्या वो तहरीके इंसाफ का लगाया हुआ बंदा है, या इस तरफ बैठे हुए वजीर आजम उस वक्त के और उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अपॉइंटी हैं? कानून आपका है, उस कानून को नाफिज करने वाला आपका अपॉइंटेड है, और इल्जाम डालते हैं इमरान खान के ऊपर। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश मत करें। एक और बड़ी खूबसूरत बात की ख्वाजा साहब ने, जो इक्तदार से मोहब्बत करते हैं वो बुज़दिल हो जाती है। बिल्कुल, सिर्फ इक्तदार नहीं, जो पैसे से मोहब्बत करेगा, जो इक्तदार से मोहब्बत करेगा, जो भी किसी दुनियावी चीज से मोहब्बत करेगा वो कमजोर हो जाता है, वो बुज़दिल हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने 2 साल देखी। टीवी पे एंकर चला चला के थक गए, जो प्रोग्राम में जाते थे मुस्लिम लीग नून वालों को, उनको वही तकरीरें सुननी पड़ती थी। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं उन फ्लैट्स के बारे में, उनके बारे में हुसैन नवाज ने क्या कहा, उनके बारे में चौधरी निसार ने क्या कहा, और पता नहीं किस किस लीडर ने क्या कहा। एक एक बंदा गवाही देता है कि ये फ्लैट मियां साहब के हैं, और मियां साहब एलानिया वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा इन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। 2 साल ये चलता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तो वाकई में इक़्तिदार की मोहब्बत जो है बुज़दिल कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी, और ये तारीखी तौर पे ये हकीकत है कि बाप और बेटे का रिश्ता जो है ना, वो भी रास्ते में नहीं आता जब इक़्तिदार की जंग होती है। और वही हमने देखा। सर, जो बजट पे तकरीर की गई है उसी बजट की तकरीर का जवाब दे रहा हूं मैं, कोई इंडियन असेंबली की स्पीच का जवाब नहीं दे रहा। जो बातें की गई हैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। वो कहते हैं ये बाप ने बेटों को कत्ल कर दिया, बिल्कुल तारीखी हकीकत है। इसीलिए जब मियां साहब के इक़्तिदार की जंग आई, पहले उन्होंने अपने मरहूम वालिद को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी वो उनसे पूछो, वो 70s में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और जब बिल्कुल ही आखिर में केस फंस गया तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बात डाल दी कि तो मेरे बच्चों के एहसास है। वाकई में बड़ा ये संगदिल होता है इक़्तिदार, ये ना बाप को देखता है ना बेटे को देखता है। इंटरव्यू देने की बात की सर, जिन्होंने सियासत में अपना मुकाम ही इंटरव्यू दे के बनाया हो, जिन्होंने अपना सियासत के अंदर मुकाम ही मेजर और कर्नल और ब्रिगेडियर के दफ्तर बाहर बैठ के और उनके लिए फल फ्रूट ले जाके बनाया हो, उनको वाकई में हर शख्स ऐसे ही लगता है कि वो इंटरव्यू दे के आया है। इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद इधर पहुंचा है। उसने आपको टेक ऑन किया है, उसने हर पाकिस्तान के माफिया को टेक ऑन किया है, और पाकिस्तान की अवाम की ताकत पर इस इक़्तिदार में पहुंचा है। बेनामी वो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं सारी। यार अपनी अपॉइंटमेंट का मलबा हम पे ना डालो यार। अच्छा जी, फिर बेनामी कहते हैं जनाब। मुझे तो मैं सरप्राइज हो गया, कहीं पता नहीं कोई मियां शहबाज शरीफ के साथ कुछ थोड़ा शायद टेंशन ना चल रही हो। सर अभी उनके नौकरों के अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकले। इसको बोलते हैं बेनामी। ये कानून की डेफिनेशन है बेनामी की। तो वाकई में बेनामी बड़ी खतरनाक चीज होती है, और जो बेनामी काम करते हैं अब वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम भी है। पहले ये कानून नहीं था, अब कानून के मुताबिक मुजरिम है। एजुकेशन हेल्थ का बांग्लादेश का जिक्र किया। मैं आखिर में बड़ा क्विकली सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मैं हाईलाइट्स बताऊंगा आपको हमारे अगले साल के मंसूबों की, उसके अंदर मैं इसका जवाब दे दूंगा। इंपीरियल की स्टडीज। सर मुझे एक चीज पे बड़ा इतराज है। बहुत सारी बातें भी जो तनकीद की ख्वाजा साहब ने, ये ख्वाजा साहब की दिल की आवाज है, इनकी सोच है। मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूं, ये ख्वाजा साहब की सोच है और इनको एक हक बनता है, और एक आजाद शख्स के होते हुए इनकी सोच जो है वो मैं उसका एहतराम करता हूं। मैं उससे इख्तलाफ करता हूं लेकिन मैं एहतराम करता हूं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना,
इंपीरियल ने स्टडी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेकर शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडियोमोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है, कंजर्वेटिव रखे करते हैं, उससे कम होता है। हमारे आदाद शुमार जो होते हैं हम उस पर यकीन रखते हैं, हम किसी गोरे की हुई स्टडी के ऊपर यकीन नहीं रखते। पिछले 3 महीने के इमरान खान के बयानात पे ख्वाजा साहब ने कहा साइकेट्रिस्ट से पूछना चाहिए। सर मुझे नहीं पता साइकेट्रिस्ट क्या कहेगा, मैं तो साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मुझे तो ये नहीं पता साइकेट्रिस्ट क्या कहेगा। हाँ मुझे ये जरूर पता है कि अब से कुछ हफ्ते पहले कोरोना को शुरू हुए तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके थे, तो एक सर्वे कराया गया और एक ऐसी कंपनी ने कराया जिसको कोई इमरान खान के साथ रिश्ता नहीं है, बल्कि आमतौर पे पीटीआई वाले समझते हैं कि वो सर्वे कराने वाली कंपनी पीटीआई की हक में नहीं है, मुस्लिम लीग के नून के हक में। उस सर्वे के मुताबिक हमें यह पता है कि पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान ने पिछले 3 महीने क्या किया है। 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। बिलियनियर्स हु फ्लेड पाकिस्तान के जी भाग गए, अरबपति जो हैं वो भाग गए। बाकी सर बाकियों को तो पता नहीं, एक आजकल अरबपति जरूर हैं जो हमें कॉफी पीते हुए और चहलकदमी करते हुए लंदन में नजर आते हैं, तो उनको यकीनन वापस आना चाहिए। उनके मुल्क में मुश्किल हालात हैं इस वक्त, उनको यहां होना चाहिए। एक मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई के बहुत दोस्त भी हैं जी, तो मैं सियासी मुखालफत अलग लेकिन इनका जाती तौर पे एक एहतराम भी है। तो मैं एक इन्होंने बात की थी जिसमें मैं हंस पड़ा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम देंगे जनूबी पंजाब। ख्वाजा साहब 1983 से लेके 2018 तक 35 साल या वफाक में, या सूबे में और कई मुकामात पे दोनों पे आपकी हुकूमत थी, इंतजार किस बात का था? 35 साल गुजरने के बाद खुदा का वास्ता ये ना कहे हम देंगे, इंशाल्लाह देंगे सर, इंशाल्लाह देंगे सर। आखिरी 3 चीजें छोटी छोटी मैं क्विकली कह दूं, आखिरी 3 चीजें मैं छोटी बोल दूं और उसके बाद 5 मिनट लूंगा सिर्फ मंसूबों के ऊपर। कराची और फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरी की थी, बड़ी मेहनत की, और कराची और फैसलाबाद के अवाम के लिए बिजली भी वहां पर बेहतर की, अमन अमान भी वहां पर लेके आए। और ये सब करने के बाद कराची और फैसलाबाद के अवाम क्या ख्याल रखते थे इनकी कारकर्दगी का? 21 में से 14 सीटें कराची ने तहरीक इंसाफ को दी और फैसलाबाद शहर की 4 में से 4 सीटें फैसलाबाद ने पीटीआई को दी। आखिरी जनाब 2 चीजें, 11 आईपीपीज उन्होंने कहा सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी थी। किसी ने गलत ये खबर पहुंचाई है, ख्वाजा साहब जाके चेक कर लें। जो इस हुकूमत में रिन्यूएबल के मायदे तय हो रहे हैं, ये पिछले साल की अप्रूव्ड पॉलिसी जो थी उसके अंदर जिस रेट पे मंसूबे होने थे उससे आधी से भी कम है और कुछ 1/3 पे है। और आखिरी बात, कट्टे चूजे, सर कट्टे चूजे हम भी समझते थे वो बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये भी पिछले 1 महीने के अंदर हमें पता चला, चंद हफ्तों के अंदर, कि कट्टे चूजों से तो शहबाज शरीफ साहब अरबपति बन गए, तो अब तो हम सब पाकिस्तान के अवाम कट्टे चूजे मांग रहे हैं। सर मैं बिल्कुल क्विकली स्पीकर साहब आपकी मैं गिन रहा हूं 25 मिनट, अभी मेरा ख्वाजा साहब से आधा भी नहीं टाइम हुआ। मैं खैर मुझसे बहुत सीनियर भी है, इनका ज्यादा हक भी बनता है ज्यादा टाइम लेने का। 2020-21 सर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मैं हाईलाइट्स आपको बताना चाहता हूं। 650 अरब रुपए का जो पीएसडीपीएस, उसकी कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये तालीम और सेहत की बात की थी ख्वाजा साहब ने, तो इनको खुशी होगी ये सुन के कि तालीम और सोशल सेक्टर जो है जिसमें सबसे बड़ी 2 शोबे जो हैं वो तालीम और सेहत हैं, उसका बजट पिछले साल में टोटल पीएसडीपी का, मजमूई पीएसडीपी का 29% था, इस साल वो 38% कर दिया गया है। तालीम के ऊपर सर हायर एजुकेशन, जाहिर है नीचे तो एजुकेशन सूबों के पास है, हायर एजुकेशन की आपको अच्छी खबर बता दें स्पीकर साहब, इस साल जो हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती अखराजात हैं 1 साल के अंदर, और जो सेकंड हाईएस्ट था पाकिस्तान की तारीख में उससे 50% ज्यादा। इससे पहले 18 अरब रुपए 1 साल में सबसे ज्यादा था, इस साल 28 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे किए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने।
इसी तरीके से अगले साल 25% मजीद इजाफा करने जा रहे हैं और 28 अरब से बढ़ा के 35 अरब के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो तालीम, बिल्कुल मैं इनके साथ हूं, तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो, यानी 2 साल के अंदर हम दुगनी कर देंगे हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट स्पेंडिंग। दूसरी चीज सेहत। सर, सेहत के डायरेक्ट मंसूबे जो हैं वो तो 14 अरब रुपए के हैं। उसके अलावा हमने 50 अरब रुपए के मंसूबे रखे हैं मैचिंग ग्रांट के ऊपर सूबों से। तमाम सूबों से बात हो गई है, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर से भी मेरी बात हो गई है, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर से, केपी की हेल्थ मिनिस्टर से और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। इंशाअल्लाह ताला 50 अरब रुपए, ये सेहत का जो निजाम जो इस वक्त आपको कमजोर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि ये इसमें बड़ी से तेजी से इजाफे की जरूरत है, क्योंकि ये 30 साल 40 साल से निगलेक्टेड सेक्टर रहा है जिसकी कीमत आपको इस वक्त नजर आ रही है। तो अगले साल मजमूई तौर पे सेहत के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे वफाकी हुकूमत 65 अरब रुपए खर्च करेगी, यानी कि ये 5 गुना ज्यादा होगा उस अखराजात से जो पिछले साल थे, 5 गुना इजाफा। स्पेशल एरिया सर, मुझे बहुत खुशी है और दिल से इस बात की खुशी है, मक्सी साहब इधर बैठे हुए हैं, जुबैदा जलाल बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा एलोकेशन फेडरल पीएसडीपी के अंदर जिन मंसूबे के ऊपर हो रही हैं वो बलोचिस्तान के अंदर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शेयर इस वक्त बलोचिस्तान का है। हमारे जो साबका कबायली जिले हैं जी, वो आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसी तौर पे 100 अरब रुपए रखे गए हैं यहां पे तरक्याती मंसूबों के लिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, मुल्क को चलाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करने वाला शहर, खुसूसी तवज्जो का हकदार है। सबसे ज्यादा पानी की कमी है। K4 के मंसूबे के लिए मैक्सिमम जितनी मेरे पास लीगल लिमिट थी हमने वो डाल दी है। सिंध हुकूमत के पास टेक्निकल कमेटी का पैसा रिपोर्ट रखी हुई है। मैंने NEC मीटिंग में भी अपील की थी, सिंध चीफ मिनिस्टर से दोबारा अपील करता हूं, नवीद कमर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे बात करें, ये भी कराची में रहते हैं। जितनी जल्द सिंध हुकूमत से हमारे पास उनकी फाइनल रिकमेंडेशन आ जाएगी, K4 के मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला से इनके साथ मिलकर शुरू भी करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे। KCR कराची का 30 साल पुराना डिमांड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो, क्योंकि सिंध हुकूमत उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, वफाक के पास आ गया है। इस साल के तरक्याती बजट में उसका पहला फेज शामिल कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर KCR मुकम्मल करके दिखाएंगे। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो पहले से इंप्लीमेंट हो रहा है, ग्रीन लाइन के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पूरे फंड्स रख दिए गए। इस माली साल के अंदर इंशाल्लाह ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज का बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर। ये सिंध गवर्नमेंट से आया था प्रपोजल, हमने उसके लिए पैसे रखे हैं, वफाकी बजट के अंदर वो पूरा करेंगे। सीपेक के ऊपर बात की गई कि सीपेक को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगले साल स्पीकर साहब आपको खुशी होगी कि 77 अरब रुपए सीपेक के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तस किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज, अल्लाह ताला शेख रशीद को जल्द सेहतयाब करे। बड़े दिल से जी वो ML1 के लिए मेहनत करते हैं, बार बार मेरे साथ फॉलोअप करते हैं। शेख साहब घर पे सुन रहे होंगे, उनको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है। ML1 हकीकत बनने जा रहा है, अगले साल से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। योब कुचलाक रोड, यारिक योब, फिर हमारी बुरहान हकला रोड, ये जो बड़ी सड़कें हैं सीपेक की, इनके ऊपर काम जारी रहेगा। लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल की जाएगी। इस साल जो है हब चाइना का 1320 मेगावाट का प्लांट और एंग्रोथर का 660 मेगावाट का प्लांट, 2000 मेगावाट की नए बिजली के मंसूबे सीपेक के मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा टपाल इलेक्ट्रिक का 330 मेगावाट का फाइनेंशियल क्लोज हुआ है और थर की ब्लॉक 1 की 7.8 मिलियन टन की माइनिंग के प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोज हुआ है। और आखिरी चीज, सीपेक के अंदर 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिकॉज हमें सनत लगानी है, लोगों को नौकरियां देनी है। फैसलाबाद, रशकाई, बोस्तान बलोचिस्तान में, रशकाई खैबर पख्तूनख्वा में 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मंजूरी दी गई है और उनके ऊपर फिजिकल काम शुरू हो चुका है। तो ये सीपेक की प्रोग्रेस है जी। सेकंड लास्ट चीज, सिंध के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी डिमांड है और बड़ी जायज डिमांड है। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कंप्लीट हो गई है, लेकिन सक्कर हैदराबाद का पोर्शन जो है वो मुकम्मल नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर PPP अथॉरिटी जो बनी है, जिसको मैं चेयर करता हूं, उसने जो पहला बड़ा मंसूबा जिसकी मंजूरी दी है, 206 अरब रुपए का मंसूबा है, वो हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे है। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर इस साल काम शुरू हो जाएगा और 50 अरब रुपए इस साल इंशाल्लाह उसके ऊपर अखराजात भी आ जाएंगे। आखिरी चीज पानी।
और पानी के अंदर क्यों जरूरी है। 2/3 पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर इन्हिसार है और ज़राअत की जो सांस लेना जो है वो पानी पर मुनहसर है। बदकिस्मती से हमने इसको निगलेक्ट किया है। ये जो है ये निगलेक्ट का शिकार रहा है। आपको खुशी होगी और मेरे ख्याल में स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी भी बड़ी जिद्दोजहद है जहां पे हम आज पहुंचे हुए हैं, आपको फख्र भी होगा ये सुन के कि इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है 3 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट एक वक्त में इस वक्त काम हो रहा है उनके ऊपर। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। दियामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू डैम, मजमूई तौर पर 7,460 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी, 7,460। ये कागजों के ऊपर तो कोई 100 दफा हो चुके हैं, ग्राउंड पे काम पहली दफा शुरू हो रहा है। बलोचिस्तान के अंदर पानी की जरूरत भी है और मेरे ख्याल में, और बलोचिस्तान के जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहां बैठे हुए इनको पता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है वहां पे। अगर हमने लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, उनको आमदनी दिलानी है, ज़राअत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन पानी की कमी है। इसलिए कच्ची कैनाल का जो आगे डेवलपमेंट वाला जो फेज है जी, वो इसके अंदर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाएगा। और 2 पुराने डैम जो बहुत अरसे से रुके हुए थे, नौलंग डैम और विंदर डैम जो है, वो दोनों उनकी अप्रूवल हुई है, वो दोनों पे इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा और साल के दरमियान कोशिश करेंगे इनकी एलोकेशन भी बढ़ाएं, फंडिंग भी इनकी बढ़ाए। सिंध में कोटरी के डाउन स्ट्रीम जो लोग जानते, नवीद कमर साहब बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, सी वाटर इंक्रोचमेंट हो रही है, वहां पे फ्रेश वाटर की कमी होती है कई सालों के अंदर। डाउन स्ट्रीम ऑफ कोटरी बैराज सिंध बैराज बनाने का मंसूबा है, उसकी फीजिबिलिटी के पैसे शामिल कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो फीजिबिलिटी मुकम्मल होगी और ये मंसूबा जो सिंध की कोस्टल बेल्ट के लिए खासतौर पर इंतहाई जरूरी है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और आखिरी मंसूबा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जी ये हक है कि उनको भी अपना इरसा का जो पानी का वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा है शेर, वो पूरा मिले। शगुफ्ता जवानी साहबा, मोहतरमा, आप इतनी जोर जोर से नारे लगा रही हैं, बगैर माइक की आपकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। आप सबर से सुने, सबर से सुने प्लीज, सबर से सुने जी सर, वो सबर से सुने आप। बिल्कुल शुक्रिया स्पीकर साहब, लेकिन शगुफ्ता जुमानी का वो कहते हैं ना, हक नमक हलाली करनी चाहिए। इन्होंने हमें बहुत अच्छा ये नोज कैफेटेरिया के अंदर बहुत हमारा ख्याल रखती थी, तो इनकी कोई बात नहीं। सर, चश्मा राइट बैंक कैनाल का प्रोजेक्ट डिया खान के अंदर जमीन मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अरसे से नेग्लेक्टेड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू करना है, फिजिबिलिटी मुकम्मल करनी है। ये सब इमरान खान साहब की उस सोच की नतीजा है जिसका मुतालबा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल कहा कि अगर कहीं और से पैसा काटना भी पड़े तो आप तरक्याती काम को फिर भी ना कम करें। मैं वो एग्जैक्ट चले आपको अमाउंट नहीं बताता, लेकिन जो शुरू में बजट बना था वो अमाउंट इससे कम थी, इससे बहुत कम थी। और वो जो उसके अंदर तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा बढ़ाया गया वो मैंने नहीं बढ़वाया, वो खुद इमरान खान ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस वक्त हमने अपना तरक्याती अमल को सुस्त नहीं होने देना, चाहे कहीं और से पैसा काटना पड़े वो काट लो। इसीलिए उन्होंने 120 अरब रुपए दोबारा इजाफा कराया। इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे थे एक ईंट कहीं दिखा दे, हम इनके दौरों का इंतजाम कर लेंगे। एक ईंट नहीं, पाकिस्तान के एक कोने से आखिरी कोने तक ईंट ही ईंट इनको दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी कहीं भी पूरी दुनिया में कामयाब नहीं हुई। अमरीका की मिसाल हमारे सामने है। दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में भी 40 रियासतों ने हुकूमतदूली करते हुए लॉकडाउन में नरमी की। भारत में भी ये तजर्बा जो है वो बुरी तरह से नाकाम रहा है।